नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में साप्ताहिक रूप से हम अभय जी और आनंद जी से बात करते हैं देश-दुनिया के हालात के बारे में। आज भी इन दोनों विद्वानों से हमारी चर्चा होगी, देश और दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम पर। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, 2 तरह की बातें ट्रम्प साहब कहते हैं। एक दिन पता चलता है कि वो कहते हैं कि सहयोग करने के लिए तैयार हैं और दूसरे दिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसी शर्तें नहीं मानी गई तो एक महायुद्ध होने जा रहा है। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, मैं भी देख रहा था न्यूज़ चैनल्स पे। तो आप जो ये ईरान और अमेरिका की टकराहट चल रही है, क्या उसको एक लंबे समय तक चलने वाले फिनोमेना के रूप में देख रहे हैं? और भारत पर इसका क्या असर होगा? और इसके साथ अगर आप इस बात का भी जवाब दे पाएँ कि जो मोदी जी के साथ उनका प्यार और तकरार का एक संबंध है, अभी उन्होंने कहा है कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर कमल, मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पे एक आदमी, एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो बड़ा प्यार करता है। इसका मोदी जी से लेना देना कुछ नहीं। मैंने कहा कि आपको बता दूं, मैं जिस मेरे गांव में एक है, बहुत पिटाई करता है अपनी पत्नी की और लहूलुहान कर देता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो बहुत उससे प्रेम करता है। इसका किसी भी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सूचना के लिए मैंने कहा कि मैं बात आपको बता दूं। मुख्य बात यह है कि जो ट्रम्प कल भी बोले हैं, और ट्रम्प ने जो अभी कहा उसको एक रेफरेंस पे इसलिए लेना है कि अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में बहुत सी किसी जगह वो बोले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो आए हुए हैं थे, और रूबियो के बयान भी एक दो मैं शेयर करना चाहूंगा। कल रात में 9:30 एक अमेरिकी दूतावास ने इस तरह का एक आयोजन किया जिसमें ट्रम्प आए, और जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। फिर उन्होंने बताया कि इस समय यहाँ, और फिर वहां पे ट्रम्प ने बड़ी तारीफ की कि मतलब इंडिया एज अ फ्रेंड, और मोदी जो पर्सनल फ्रेंड है और फलाना है, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा उसके 24 घंटे से पहले उन्होंने कहा था कि खबरदार अब तेल लेना बंद, और उन्होंने रूस से तेल लेना बंद करवा दिया था। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए रिलेटेड हैं कि 15 मई से 25 मई के बीच भारत में 4 बार तेल के, मतलब जब मैं तेल बोल रहा हूं तो डीजल और पेट्रोल दोनों को मिला के ही मानिए कि 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। जबकि इसके बरक्स दुनिया में इस पीरियड में क्रूड के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, मतलब क्रूड फिर से स्टेबलाइज हो रहा है। जो अगर अब दुनिया की माने तो ये जो अब ट्रम्प जी कह रहे हैं, उनको दुनिया की स्टॉक मार्केट और दुनिया के क्रूड ने भी अब उसको डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। वो इनकी बात को भी हल्के में लेने लगे हैं कि ये किसकी आदत है, कोई आदमी बड़बड़ाता रहता है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये फिर से एक्चुअली क्या हुआ है कि जब ये चीन से डांट खा के आए थे, तब उसके बाद ये थोड़ा दिन 2-3 दिन ये ठंडे रहे थे, लेकिन इनकी अपनी एक आदत है, वो तो तुरंत, अब इनको 2-3 दिन उस डांट के शायद मलहम पट्टी करने में इनको टाइम लगा होगा। अब वो दर्द भूल चुके हैं, अब ये फिर से अपने फॉर्म में आ रहे हैं। 2-3 चीजें इसलिए आवश्यक हैं समझना। पहली चीज जो भारत के रेफरेंस में है कि भारत ने अभी तक क्या दिया। ये तेल हम सस्ता खरीदते थे, तेल हम क्रेडिट पे खरीदते थे, आज भी वो तेल उपलब्ध है, वो नहीं लेके आप एक वेनेजुला से तेल ले रहे हैं। जब जब इधर से तेल आता है किसी भी खाड़ी देश से, तो उसका सेलिंग टाइम 5-6-7 दिन का होता है, वहां से सेलिंग टाइम 35 से 40 दिन है। नेचुरली वो फ्रेट भी ज्यादा होगा, ये सारी चीजें। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि जब अभय जी इस पे बात करें तो उस पर भी एक रिएक्शन दें। रूबियो ने एक अजीब सी कल बात कही। रूबियो ने यह बताया कि इस दुनिया में ईरान जो है वो टेररिस्ट को प्रश्रय देने का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादियों को देने का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, और ये वो भारत की धरती से उन्होंने ये कहा। और उसके बाद जब किसी पत्रकार ने प्रश्न किया तो पाकिस्तान को करीब करीब क्लीन चिट देते हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां पे उसी अमेरिका ने उनके घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, जहां पे हमारा आज से नहीं, हमारा ये 70-80 साल का स्टेटेड पोजीशन है कि हमारे यहाँ की जितनी जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो केवल प्रश्रय नहीं देता है, वो उनकी तैयार भी करवाता है।
पाकिस्तान ये केवल नहीं कि उनको प्रोटेक्शन दे रहा हो, पाकिस्तान प्रॉपर प्लान करके उसमें लगातार लगा रहता है। और भारत का जो एक दाऊद, जो एक बड़ा गुंडा, माफिया, सारे ड्रग्स से लेके सारे गैर कानूनी धंधे करने वाला, हत्याएं करवाने वाला व्यक्ति जो है, उसको वो अपने यहाँ रख के, और उसके बाद भारत की धरती से बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान को करीब करीब क्लीन चिट दी जा रही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये स्टेटेड, हम जो अमेरिका के सामने हमारी घिग्गी बन जाती है, क्यों नहीं कहा गया हमारे यहाँ से कि आपके लिए ईरान होगा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा पाकिस्तान है? क्यों नहीं कहने की हिम्मत हुई? क्यों नहीं बोला गया उसमें? क्योंकि आप वहां आपकी घिग्गी बन जाती है, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मैं एक छोटी सी चीज और, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, जो जो ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब ने जब ये कार्यकाल शुरू किया था 20 जनवरी 2025 में, तो उनकी कुल घोषित आय जो थी वो 2.3 बिलियन थी। आज की तारीख में जो आज के पेपर में निकला, उनकी घोषित आय इस समय 6.8 से 7.3 बिलियन के बीच में है, 7 बिलियन मान लीजिए। उन्होंने तो अपना माल ठीक से कमा रहे हैं। और एक चीज और जान लीजिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब आज वो कह रहे हैं माय फ्रेंड और ये वो, उस फ्रेंड के जो सबसे बड़े फ्रेंड हैं हिंदुस्तान में, अडानी जी सबसे बड़े फ्रेंड, और उनके जो सबसे बड़े सलाहकार डोवाल साहब, ये अमेरिका क्यों नहीं भेज दे रहे हैं? जब फ्रेंड हैं तो फ्रेंड के घर घूमने के लिए भेज दीजिए ना। भाई अभय जी मेरे मित्र हैं, मैं अभय जी के घर में कोई आए तो कहेंगे जब भाई जाओ जरा एक बार घूमो आनंद जी के यहाँ। मैं कहूँगा भाई अभय जी मेरे बड़े मित्र, अभय जी इनको भेज रहा हूँ, क्यों नहीं अपने दोनों फ्रेंडों को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के यहाँ जरा एक ही दिन के लिए भेज दें? तो ये जो पोजिशनिंग है, ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये लेन देन है। और उसकी कीमत, मुश्किल क्या है कि अडानी के कुकर्मों की कीमत मोदी जी इस देश से चुका रहे हैं। और जब अडानी ये 10 बिलियन, जब उसने सेटलमेंट किया है कि हम 10 बिलियन वहां की इंडस्ट्री में लगा के 15,000 रोजगार देंगे, तो उसका एक बैकड्रॉप भी समझ लीजिए। हमारे और आपके घर के एक्सटेंडेड फैमिली या परिवार कह दीजिए या दोस्त मित्रों में जो बच्चे आज की तारीख में वहां हैं, जो जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की फर्ज में, वो HB1 वीसा पे रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, अभी तक का ट्रेडिशन ये था नौकरी करते रहते हैं, उसी बीच वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देते हैं। 100 में से 95-98% लोगों के ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड मिल जाता है उनको। 3 दिन पहले उन्होंने चेंज किया है, और 3 दिन पहले चेंज क्या किया है कि आप अपने हिंदुस्तान वापस आइए और यहां से आके आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कीजिए। ग्रीन कार्ड 2 महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, इंटरव्यू की डेट कब आएगी ये कुछ नहीं मालूम। आपको अप्लाई करने के लिए भी भारत वापस आना है। भारत ने चूक किया है इसमें। रूबियो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपने उसको जो माइग्रेशन सिस्टम है उसको कुछ चेंज कर रहे हैं, आज अगर बहुत से लोग कह रहे हैं ना पूरी दुनिया के लिए किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा HB1 वीसा पे काम करने वाले लोग हैं भारत के लोग हैं। ये भारत के ऊपर डायरेक्टली हुआ है, हमारे यहाँ से इसमें कोई चू नहीं कर रहा है। हम मेरे 2 मित्र डायरेक्टली हैं, जिसमें एक के बच्चे ने एक लंबा लोन लिया हुआ है, उसको वापस आना पड़ रहा है अगले 5-7 दिन में। वो लोन कैसे करेगा? या तो उसको अपना घर बेचना होगा, क्योंकि अमेरिका की पढ़ाई महंगी होती है। उसके बाद जो अभी तक का प्रोसेस था, वो आदमी वहीं जाके नौकरी उसको मिल जाती थी। और फिर दूसरा एक मेरा मित्र है जिसका बच्चा पढ़ाई करके 3 साल से HB1 वीसा पे था, उसको भी अब वापस आना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान से उनको अप्लाई करना है। मेरे एक तीसरे सज्जन जो मेरे साथ रहते हैं, उनका दामाद को वापस आना है। ये घर घर की कहानी हो गई है। इस पे हमारी तरफ से एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इसको आप रिकंसिडर कीजिए। डॉक्टर कमर। अभय सर, आज आनंद सर ने जो कहा वो तो दिख ही रहा है कि दिखावटी तौर पर ट्रम्प भले ही बोले, हिंदुस्तान के खिलाफ उनके सारे निर्णय जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना भी है। मोदी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वही फाइनेंस मिनिस्टर आ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, लेकिन अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। हमारे सामने फ्यूल का खतरा है, फर्टिलाइजर का खतरा है और फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा का खतरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या एक जो गंभीरता दिखाई जा रही है, मोदी जी आए और उन्होंने एक मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक कर ली इसी मुद्दे पर, क्या आप उसे पर्याप्त मानते हैं? कि आपको लगता है कि सरकार की तैयारी ठीक ठाक है, वह सही दिशा में अब कहीं बंगाल के चुनाव के बाद काम करती हुई दिख रही है, या फिर बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी हैं? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के भीतर उथल पुथल मची हुई है
और इस उथल पुथल का मुख्य कारण जो है वो आर्थिक प्रश्न है। आप देखिए, सरकार को राय मशवरा देने वाले, सरकार के अंधभक्त, सरकार के लिए ढोल मजीरे बजाने वाले जो कई अर्थशास्त्री हैं, वो इस वक्त सरकार की आलोचना में सरकार को चेतावनी देते हुए अखबारों में लेख लिख रहे हैं। एक एक दिन, सारे अर्थशास्त्री तो अंग्रेजी में लिखते हैं, एक एक दिन के अंग्रेजी के अखबारों में देखें तो 3-3, 4-4 लेख रोज छप रहे हैं। एक है सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला को कौन नहीं जानता? ये वही सज्जन है, इन्होंने 2015 में विश्लेषण करके इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमों में ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है, जब भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। मतलब इतने अंधभक्त हैं वो। भाई सब विदेशों से पढ़ के आए हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के डायरेक्टर और वो सब रहते हैं, ये लोग हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है कि भाजपा चुनाव तो खूब जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार नाकाम होती जा रही है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि 1991 वाला नजारा, जब भारत पेमेंट भुगतान संकट का शिकार हो गया था, वो नजारा सामने आने वाला है। रुपए की गिरती हुई कीमत पे लोग लिख रहे हैं कि ये तो अलग ही किस्म का कुछ घटित हो रहा है, ये ऐसा कभी नहीं घटित हुआ था जैसा अभी घटित हो रहा है, और इसके लिए कुछ अलग किस्म का ही रवैया, अलग किस्म की रणनीति भी बनानी पड़ेगी। और इसका भाजपा के अंदर कितनी बेचैनियां हैं, कितनी परेशानियां हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने ठीक कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाजपा के लोग करते नहीं है, नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं करते हैं और दूसरे मंत्री भी नहीं करते, लेकिन अंततः इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज्यादा बात मैंने रेखांकित की है वो ये है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य लक्ष्य इनके मुंह से ये निकल गया कि विश्वास दोबारा कायम करना पड़ेगा, अफवाहों से बचें, यकीन दोबारा कायम करना पड़ेगा। इसके मतलब कई निकाले जा सकते हैं। एक मतलब इसका ये है कि जो मैं मतलब निकालता हूं कि सरकार में लोगों का यकीन घट रहा है। लोग सरकार के वायदों पर, सरकार के द्वारा बताई गई जो परिस्थिति है उस पर विश्वास न करके अफवाहों पे यकीन कर रहे हैं, विपक्ष की बातों पे बात कर रहे हैं, सरकार के जो आलोचक हैं उनकी बातों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जैसे कि आज एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के कार्यक्रम में उनके संवाददाता ने दिल्ली में, चंडीगढ़ में और दूसरी जगहों पर आम लोगों से पूछताछ की। पेट्रोल पंपों पर मुख्य तौर पर ही पूछताछ हो रही थी, तो लोग खुलकर बिना किसी अपवाद के मोदी सरकार कहकर आलोचना कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2024 में जब मोदी का बहुमत खत्म हो गया था, उस वक्त भी लोग मोदी सरकार कह के आलोचना नहीं करते थे। हालांकि मोदी को उन्होंने बड़ी कंजूसी से वोट दिए तो उनका बहुत चला गया, लेकिन तब मोदी सरकार कहकर वो आलोचना नहीं करते थे। सब लोग खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार की कमी है, मोदी सरकार की कमी है, और लोगों को ये भी पता है, सब कई आंकड़े भी सब नौजवानों को पता है, वो सब बोल रहे थे वो आंकड़े, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने बहुत से लोग जो है सोशल मीडिया का उपभोग करते हैं। सोशल मीडिया पे सब चीजें आ रही हैं, उसमें तो चीजें आ नहीं रही हैं, जो गोदी मीडिया है उसमें चीजें आ नहीं रही हैं। तो सरकार के खिलाफ तर्क जब जनता देने लगे, सरकार की आलोचना जब जनता करने लगे अपने मुंह से, तो आप समझिए कि काफी बुरी स्थिति हो गई है। और उसी का एक प्रमाण काकरोच जनता पार्टी है। अब काकरोच जनता पार्टी में देखिए, जब उनकी आप वेबसाइट रोक देते हैं, नई वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर भी उफान आ जाता है लोगों का। तो ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी तो एक हाड़ मास की पार्टी नहीं है, उसका कोई दफ्तर नहीं है, उसका कोई कार्यकर्ता, वो तो एक तरह का सोशल मीडिया पर की गई एक व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो जब उस व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति में इतने बड़े पैमाने पर लोग भाग ले रहे हैं और सरकार के रोके हुए मामला नहीं रुक रहा है, बीजेपी के अंदर भी उसको लेके बहुत बेचैनियां हैं, एनडीए के अंदर भी बेचैनियां हैं। तेलुगु देशम ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि आप नौजवानों की आवाज को मत दबाइए, आप उनके सोशल मीडिया पर उन्हें प्रतिबंधित मत कीजिए जब तक आपके पास इस बात के ठोस सबूत ना हो कि इसमें कोई विदेशी साजिश मौजूद है, तब तक आप ऐसा मत कीजिए। क्या बीजेपी, आरएसएस, सब सरकार ने जो रवैया अपनाया इससे सहमत है? मैं नहीं मानता हूं कि वो लोग पूरी तरीके से सहमत है। तो भाजपा के भीतर सारे देश में उथल पुथल है और भाजपा के भीतर भी उथल पुथल है, और ये सब इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छी बंदी नहीं की, अच्छा बंदोबस्त नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब निर्मला सीतारमण आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह रही हैं, अभी कुछ दिन पहले तक तो सब बात ठीक बताती थी, रुपए की कीमत भी उनके लिए ठीक थी,
रुपए सब कुछ, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत कहती थी रुपया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, और बड़ा डांट के कहती थी। ऐसा कहती नहीं कि अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो वो चपत मार देंगी। मतलब इस प्रकार के लहजे में बात कर रही थी। आज उन्हें याद आ रहा है कि ये सब बहुत बड़ा सप्लाई शॉक हो रहा है, सब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, ये सब बातें बोल रही हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक संकट को कृत्रिम रूप से छिपा रखा। अब उनकी क्षमता से बाहर चला गया है, उनको उसको कहना ही है। अगर अभी भी छिपाए रहेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, तो वो किसी तरह से उस नुकसान को न्यूनतम करना चाहते हैं, लेकिन नुकसान अब न्यूनतम नहीं होगा, वो पूरी तरीके से उनके हाथ से निकल गया है। उनके पास तेल और डीजल की सप्लाई कम है। चूंकि सप्लाई कम है, इसलिए उनको बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। 8 दिन के अंदर जितनी कीमत बढ़ी है, मेरा अपना मानना है उसकी कम से कम दुगनी या 3 गुनी अभी कीमत दाम और बढ़े, और महीने भर के अंदर पब्लिक पनाह मांग जाएगी, त्राहे त्राहे हो जाएगी। देखिए, जो लोग 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 4 लाख रुपए महीने कमाते हैं, इवन 2 लाख से मैं शुरू, जिनकी 2 लाख रुपए महीने की नियमित आमदनी है जिन परिवारों की, वो लोग इस महंगाई के सदमे को झेल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की महंगाई 50,000, 1 लाख से जैसे से नीचे कम आती है, और जो 2 लाख 3 लाख वाले लोग हैं, वो तो बहुत कम है संख्या में, मेरे ख्याल से 15% भी नहीं है इस देश में वो लोग। बाकी 85% और उससे ज्यादा लोग जो है इस महंगाई को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जनता के ऊपर होगी, बहुत कठोर प्रतिक्रिया होगी। लोग सरकार की खुलकर निंदा आलोचना करने लगेंगे। हर सरकार गलती करती है कि उन आलोचनाओं की जो अभिव्यक्तियां होती हैं, उन अभिव्यक्तियों पर पाबंदी लगाती है, कहती है डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोग अपनी बात कह नहीं पाते और मनी मन घुटते हैं, और घुटते घुटते ही उस सरकार के खिलाफ वोट डालने का निर्णय ले लेते हैं। अगर उनको आउटलेट, यानी अगर उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है, तो उन्हें सरकार के खिलाफ वोट डालने का निर्णय लेने में देर लगती है। लेकिन सरकार जब बोतल के ऊपर कस के ढक्कन लगा देती है, उसके बाद वो नहीं हो पाता है, और बहुत ज्यादा करके ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं। मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार आग से खेल रही है। सामाजिक असंतोष, आर्थिक असंतोष, ये दोनों असंतोष मिलकर सरकार के खिलाफ गुस्सा और झुंझलाहट मिलकर कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं। और जब ये चीज उफनेगी, तो फिर सरकार, जाहिर है, कानून व्यवस्था के नाम पर उसका दमन किया जाएगा, उसकी रोकथाम की जाएगी। कोई भी सरकार होगी उसकी रोकथाम करेगी, और ऐसी रोकथाम हमेशा हाथ से निकल जाती है। इस तरह की रोकथाम हमेशा हाथ से निकल जाती है। अब इसका एक तरीका इन्होंने अख्तियार कर रखा है। अब ये मुस्लिम प्रश्न को बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ये सब लोग मुसलमानों का सवाल तरह तरह से उठा रहे हैं। अब तो बकरीद पे कितने बकरों की कुर्बानी होगी, उनकी संख्या बताई जा रही है टीवी पर। 40 लाख करोड़ रुपए का कुर्बानी का व्यापार है, वो सब बताया जा रहा है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कुर्बानी मत कीजिए, डिजिटल कुर्बानी दीजिए, आप डिजिटल कुर्बानी देके अपना काम कीजिए। और इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बंगाल में, जहां पर गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, बंगाल देश के उन 8 प्रांतों में से एक है जहां पर गो हत्या के ऊपर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो वहां पर गाय की कुर्बानी भी दी जाती है। तो वहां मुसलमानों ने तय किया है कि वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। तो उससे क्या हुआ, हिंदू व्यापारी ही गाय पाल के उनको बेचते थे, उनका धंधा ठंडा हो गया। अब वो गायों के रेवड़ उनके पास हैं बेचने के लिए, मुसलमान वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने सुना है कि बीजेपी वाले जो है कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अपना जो पहले करते थे वही करो। ये पूरा माहौल, गर्मी, कोई सरकार ने इंतजाम नहीं किया गर्मी का। गर्मी की कितनी बुरी हालत है। एक खबर टीवी पे ही आई कि बस जा रही थी, तो लंगूरों का झुंड निकला जंगल से और बस के सामने खड़ा हो गया। बस रोक दी, यात्री ने उतर के अपनी बोतलों से प्यासे तड़पते हुए लंगूरों को पानी पिलाया। वास्तव में मैं देख रहा था, वो सब पानी पी रहे हैं उनसे। शहरों के तालाबों में मछलियां जो हैं वो मर गई हैं, सारी सारी मछलियां। क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में, है? और वो योगी जी
मीटिंग ले रहे हैं कानून और व्यवस्था की कि नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, कुर्बानी कहाँ दी जाएगी, कुर्बानी के बाद का कचरा कैसे साफ किया जाएगा। ये सब काम करने चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये सारे का कोई भी सरकार होगी ये सब करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। ये लोग इसको सांप्रदायिकता भड़काने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्थिक समस्या है, अब साथ में ये भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। आनंद जी तो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, मैं भी लखनऊ में बैठे, मैं उत्तर प्रदेश के किनारे बैठा हुआ हूँ, दिल्ली किनारे बैठा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली की जरूरत है, यानी जितने किलोवाट बिजली की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, उतनी क्षमता है ही नहीं उनके पास सप्लाई करने की, और उसकी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। योगी जी का एक ही काम है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसके अलावा राजनीति करने का कोई दूसरा तरीका उन्हें पता ही नहीं है, सरकार चलाने का कोई दूसरा तरीका पता ही नहीं है। तो ये सारी परिस्थिति जो है, ये हालात को इसने विस्फोटक बना दिया है, और इस विस्फोटक हालात के कुछ ना कुछ राजनीतिक परिणाम अवश्य होंगे। जी आनंद सर, अभय सर ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया और निश्चित रूप से वो एक ऑनलाइन अभियान ही था, लेकिन क्या ये इस बात को दिखाता है कि विपक्ष के लिए एक जमीन तैयार है, और क्या आप ये मानते हैं कि विपक्ष उस जमीन पर अपनी फसल लगाने के लिए तैयार है, या विपक्ष की हालत काफी खराब है और उसी के व्यक्ति हम कॉकरोच जनता पार्टी को माने? मैं उससे पहले एक जरा ये बता दूं, यूपी की मुझे पाकिस्तान का एक पुराना किस्सा याद आ गया, किसी नाटक में था। एक बार किसी सूबे के उनके प्रधानमंत्री बोलते थे, चीफ मिनिस्टर, उनकी बकरी खो गई, तो सारे पुलिस वालों को लगाया गया बकरी ढूंढो बकरी ढूंढो। तो जब वो 4-6 घंटे में नहीं मिली, तो फिर फाइनली जब वो एक जंगल से लेके आया, तो एक हाथी था जो कह रहा था मैं बकरी हूं, मैं बकरी हूं, मैं बकरी हूं। उसी को पकड़ के ले आए थे और इसकी इतनी पिटाई किए थे हाथी की कि वो ही अपने को बकरी मान लिया था। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि नहीं बिजली की कोई कमी नहीं है, और अगर आपने बिजली की कमी कहा तो मैं बकरी हूं, मैं बकरी हूं आपसे कहलाया जाएगा। तो यूपी में रहना है तो कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, भले ही आप अंधेरे में बैठ के इसको कहिए कि बिजली आ रही, बिजली आ रही, बिजली आ रही, ये कहते रहिए। यूपी में आप ये कह नहीं सकते हैं कि यूपी में बिजली कभी पूरी तरह से विफल है। और एक चीज और ध्यान रखिए, मैं अबे भाई इससे ये क्यों विफल है, इनका जो सबसे सफलतम जो इनका वो व्यक्ति था अशोक कुमार शर्मा, उसने इसकी ऐसी ऋण मार के रख दी उत्तर प्रदेश में इस बिजली विभाग की, जो मोदी जी का हैंडपिक्ड आदमी था, जो अमित शाह का हैंडपिक्ड आदमी था, जिसको भेजा गया था उत्तर प्रदेश में योगी को रिप्लेस करने के लिए कि ये तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो बिजली इंचार्ज हैं। और उसका बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार और इतनी लूट है कि वो क्या संभाल रहे हैं, कहाँ कितना पैसा पहुंचा रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पूरी तरह से बिजली व्यवस्था इस समय चौपट है। अब आपकी कॉकरोच जनता पार्टी, और उस बात पे आ जाए कि क्या ये विपक्ष की पार्टियां इसको अवसर दे रही हैं। एक प्राइमरी चीज ये है कि दुनिया के किसी भी जगह पे पॉलिटिकल पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती, आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है। जेपी के आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, वो एक छात्रों का एक समूह, एक युवाओं का समूह आया था, और उसके बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी ने ज्वाइन किया था। तो कमोबेश अगर अच्छा, और एक दूसरी बात, क्योंकि अभय जी आंकड़ों को ज्यादा मुझसे बेहतर समझते हैं, जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि किसी भी मूवमेंट को, किसी राष्ट्रीय मूवमेंट को होने के लिए 8% लोगों का कम से कम पार्टिसिपेट करें तो क्रिटिकल मास बनता है। ये बात नेपाल के रेफरेंस में, ये इन सब के रेफरेंस में। भारत के यहाँ दिक्कत क्या है कि वो 8% का मतलब करीब 11 करोड़ लोग होते हैं। हमारे यहाँ एक 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 क्रिटिकल मास बनना ही नहीं संभव हो पाता है। तो इसीलिए 75 की इमरजेंसी की हम सब लोग बात करते हैं, लेकिन वो दक्षिण में वो इमरजेंसी का वो कोई आंदोलन नहीं था, ये भी याद रखना चाहिए। और इमरजेंसी तो वो रीजनल तो बन सकता है। अब आप जो बात कह रहे हैं, कल एक राहुल गांधी की एक बात आ रही कि सूत्रों के हवाले से, सूत्र कौन है, कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक इंटरनल बैठक में यह कहा कि मोदी सरकार अगले 1 महीने में गिरने जा रही है और महंगाई इस बेतरह बढ़ेगी, और आप इसको, ये सूत्रों के हवाले से, हाँ, 1 साल भर आ रहा है, हाँ, साल भर में, और ये अपने आप गिर जाएगी। अब इसके 2 पक्ष यहां पे मतलब लग गए हैं,
पीयूष गोयल, संबित पात्रा की ये तो विदेश की साजिश है और विदेश हाथों में खेल रहे हैं और फलाना है और डिमाका है, जॉर्ज सोरेस है। और ये नहीं, और संबित पात्रा इज यूजिंग द वर्ड हिज मास्टर जॉर्ज सोरेस इज टेलिंग। तो भैया अगर मास्टर और वो हैं तो यहां तो हमें ट्रम्प भी मास्टर नजर आ रहे हैं। खड़े हो जाओ, बैठ जा। और एक गाना आया था, हेमा मालिनी और देवानंद थे, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई। ये सब गाना है। तो अगर आप देखिए तो वही हो रहा है। ट्रम्प कह रहा है बैठ जा तो बैठ गए, बोल नहीं रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कह रहे खड़े हो जाओ, खरीदो, अब मत खरीदो, अब जाओ, नहीं जाओ, ये हो रहा है। लेकिन ये दो चीजें हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। एक, मैं ये मानता हूं इस समय देश में लोग उनको जो भी बोले, राहुल गांधी के पास वो क्षमता चीजों को समझने की, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा आती है, क्योंकि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो इसको एनालाइज कर लेता हो, उनका अभी तक पिछले 10-12 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने अगर किसी चीज की को एनालाइज किया है और अगर कहा है तो वो हुआ है। वो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सबको पता है वो रिपीट हुआ है। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई की ऐसी मार आने वाली है, आर्थिक रूप से इतनी मार पड़ने वाली है, तो वो तो हम सबको लग ही रहा है। उसको शायद क्वांटिफाई वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी अब माइंड गेम भी खेल रहे हैं। जो अभी तक बीजेपी करता था ना, कांग्रेस रहेगी नहीं, ये तो वो पार्टी हो जाएगी, ये फलाना पार्टी। कांग्रेस 99 सीट के बाद अगर आप कहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब आपको क्या हो रहा है? तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय बैकफुट पे। अगर राहुल गांधी की बात बिल्कुल बेवकूफी की, अगर उनकी बात बिल्कुल पप्पूगिरी की, अगर उनकी बात बिल्कुल वाहियात है, अगर उनकी बात, तो आप उसका नोटिस क्यों ले रहे हैं? क्यों इतना ऊपर नीचे कूद रहे हैं भाई? तो थिंग्स, चीजें तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल बुल्स आई लगा है। आप एक और चीज सोचिए, याद करिए मुश्किल क्या हो गई है। बंगाल में अभूतपूर्व विजय है, मतलब हाल की अगर 2-4-5 साल की किसी स्टेट को देखिए तो ये वो विजय है जो बीजेपी मन में कितने दिनों के अरमान थे, डिसाइसिवली जीती है। क्या मजा ले पा रही है? क्या आनंद ले पा रही है? क्या वो आनंद उत्सव हो रहा है कि बंगाल जीते, बंगाल जीत लिया? दुम में आग लगी हुई है। फाल्टा का चुनाव 1 लाख से ऊपर से वोटों से जीता, क्योंकि उसको बिठा दिया था जो वहां का टीएमसी का था। उसको कैसे बिठाएगा? जहांगीर, मैं नाम भूल, जहांगीर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहांगीर खान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाजपा उसका आनंद भी नहीं ले पा रही है। नहीं तो ये तो अब तक आपके सिर पे चढ़ गए होते भाई कि बंगाल बंगाल बंगाल। आप पूरी बंगाल बंगाल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल बंगाल करते ही ये हो रहा है जो अभय भाई कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल एक कागज की पार्टी है। तो आप भी कुछ कागज पे करके दिखा दीजिए ना। आप भी दिखाइए कि कागज पे ये हो रहा है। आपके पास तो बड़ा एक सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। दिखाइए दो कि 22 मिलियन लोग आपके किसी एक वक्तव्य पे आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं। मोदी जी क्या मुश्किल हो गई है। मैं अभय भाई एक छोटी बात करके खत्म करूं। कल मैंने मैं अपना लखनऊ में कार्यक्रम था, तो सुभाष बाबू के जो बड़े भाई शरद बाबू के नाती और सुभाषनी अली जी आए थे। सुभाषनी अली जी बहुत तल्ख बोलती हैं। वो बहुत तल्ख बोल रही थी और आरएसएस को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही थी सार्वजनिक मंच पे, जहां पे आज बहुत से लोग ऐसे थे जो मन में, अब तो बोलते नहीं, मन में उनके रहता है ना कि अरे कर तो रहे हैं मोदी जी ठीक ही। एक आदमी ने चू नहीं की। मतलब नॉर्मली आज से 1 साल पहले अगर कोई ऐसा बोलता तो लोग खड़े होकर कहते हैं नहीं नहीं भाई आप ही कैसा। एक आदमी ने चू नहीं। तो जो उधर भी खड़ा है वो भी अपनी सांस खींच के खड़ा हो गया है कि भैया बहुत आइडेंटिफाई ना हो जाए इनके साथ। तो चीजें ग्राउंड पे अच्छी नहीं है। अब वो बीजेपी ने एक चुनावी यंत्र को तैयार कर लिया है कि वो कैसे एसआईआर, वो चुनाव हो सकता है फिर से सब जीत जाए, लेकिन ग्राउंड पे लोगों की दिक्कतें हैं। वो एक अलग इशू है। मेरे ख्याल में बीजेपी वो वाली चीज तो हार चुकी है। बीजेपी का अब जो गुडविल है या लोगों के बीच में जो उसकी साख है वो तो खत्म हो चुकी है। डॉक्टर कमल। मैं सर एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा। जैसे आनंद सर ने कहा कि चुनाव भले ही वो फिर से जीत जाए, तो क्या हम ये कहें कि विपक्ष खुद को एक साथ ठीक से जोड़ पाने में असमर्थ है? जैसे मैं डीएमके का बयान देख रहा था हाल के दिनों का, तो उन्होंने, उनके यूथ विंग ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि कांग्रेस भरोसे लायक पार्टी नहीं है, हमारे भरोसे कुछ सीटें जीत जाती थी और अब हम इनके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे।
फिर उत्तर प्रदेश में ये खबर आई कि कांग्रेस के नेतागण जाकर मायावती के दरवाजे पर खड़े थे, मायावती शायद उनसे मिली नहीं, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो बीएसपी से भी संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस तरह की चूक हो रही है कि वो विपक्षी दलों को एक साथ रख पाने में असमर्थ है, जिससे ऐसा लगता है कि सारे जन आक्रोश के बावजूद भाजपा चुनावी रूप से काफ़ी आगे है? नहीं, कांग्रेस तो मुझे लगता नहीं कि अभी विपक्षी दलों की एकता करने के मोड में आई है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं है और कांग्रेस में एक लॉबी हमेशा रही है जो ये मानती है कि बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर लेना चाहिए। पहले भी की हुई है। तो एक लॉबी है, वो इस बात की कोशिश करती है, चूंकि कोई पार्टी में अंदर कोई अनुशासन नहीं है, तो कोई उधर पहुंच गया। ये सब इस तरह की गतिविधियां जो है वो चल रही हैं वहां पर। मुख्य तौर पर विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिखरी हुई है, उसको एकजुट करने का कोई प्रयास नहीं। ममता बनर्जी ने अभी फेसबुक लाइव में एक वक्तव्य दिया है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि जून में इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। कोई उस बैठक में जाने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो बैठक बुलाएगा कौन? कौन बुलाएगा बैठक? किसको अथॉरिटी है बैठक बुलाने की इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन तो कहीं है ही नहीं, मेरी निगाह में तो कहीं नहीं है इंडिया गठबंधन। कोई उसका नेता है, कौन संयोजक है, कौन अध्यक्ष है, कौन बुलाएगा बैठक? कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी जो अभी कुछ दिन पहले तक बहुत प्रभावी थी, द्रमुक जो अभी भी एक प्रभावी पार्टी है, भले ही चुनाव हार गई हो, वो लोग चाहें तो अपने तरफ से पहलकदमी लेकर बैठक बुला सकते हैं। लेकिन ऐसी बैठक बुलाने से पहले केवल एक बयान देना और व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेज देना काफी नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। सारे नेताओं से दूत जाते हैं, वो सारे नेताओं से मिलते हैं। दूत भी बड़े वरिष्ठ नेता लोग दूत बना के भेजे जाते हैं। वो नेताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका मन लेते हैं। उसके बाद इस तरह की बैठकें संपन्न हो पाती हैं। ममता बनर्जी ने वक्तव्य दे दिया, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा कुछ है कि कोई आएगा और बैठक करेगी। कोई बैठक नहीं होगी। होगी भी तो पूरी तरीके से नाकाम होगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और उससे विपक्ष की एकता को और ज्यादा नुकसान होगा। विपक्ष अभी किसी एकता करने के मुझे मूड में नहीं लग रहा है। जो कुछ हो रहा है वो जनता के स्तर पर हो रहा है। आम लोग सरकार के खिलाफ हैं, सरकार से बहुत नाराज हैं और मेरा अपना आकलन यह है कि वो उत्तरोत्तर और नाराज होते चले जाएंगे और इसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी दिखाई देगा, लेकिन कुछ कम दिखाई देगा। इसका असली असर लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा, क्योंकि ये नाराजगी केवल किसी स्थानीय प्रदेश में हुकूमत करने वाली पार्टी की शाखा या नेता के खिलाफ नहीं है। ये नाराजगी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ नाराजगी है। हर कीमत पर ये लोकसभा चुनाव में निकलेगी। किस रूप में निकलेगी, कितनी निकलेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये असंभव है कि ये नाराजगी न निकले और मोदी जी को वो नाराजगी झेलनी पड़ेगी। वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए उन्होंने तरह तरह के प्रपंच रच रखे हैं। इनमें एसआईआर भी एक प्रपंच है, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा है कि एसआईआर के तमाम हथकंडे जो है वो तिनके की तरह जनता के गुस्से के तूफान में उड़ जाएंगे। मोदी जी, वक्त भी मोदी जी के खिलाफ चल रहा है। ये जो खाड़ी युद्ध है, इसने मोदी जी ने अर्थव्यवस्था की जो बदइंतजामी की थी उसकी पोल पट्टी पूरी तरह खोल दी है और अब आप किसी अपने घावों को और अपनी कमजोरियों को वो किसी भी तरीके से नहीं छिपा सकते। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश मतलब सरकार समर्थक हो, सरकार विरोधी हो, सारे लोग कह रहे हैं कबाड़ा उड़ा दिया, ये हालत है। अपनी आज की इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और आनंद जी से और अभय जी से बातचीत करेंगे देश और दुनिया की राजनीति के बारे में। एक मैं बहुत छोटी टिप्पणी जोड़ दूं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभय भाई एक और लगता है, एक फर्क ये आया है कि शायद कांग्रेस और जो अभी का जो बंगाल का चुनाव हुआ, कांग्रेस को एक चीज समझ में आ गई है कि मुझे तो जो जरूरत है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद प्रेशर रीजनल पार्टीज के ऊपर ज्यादा है कि उनको कांग्रेस को अपने साथ रखेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। जो अभी तक ये था कि कांग्रेस उनके पीछे जाए, कांग्रेस उनके साथ करे, कांग्रेस को करे, वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है बंगाल इलेक्शन के बाद कि अगर आपको अगर वोट चाहिए, अगर एक क्रेडिबल ऑपोजिशन बीजेपी के साथ बनाना है तो कांग्रेस के साथ ही वो बनेगा, बिना कांग्रेस के वो बनेगा नहीं। तो शायद वो भी एक
अभी शिफ्ट हो रहा है, वो अलाइनमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो देखने वाला समय है। और उसी का पार्ट बीएसपी का था। हालांकि अबे भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से अभी भी मानता हूं कि अगर बीएसपी के पास बात करने भी जाना था तो अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहिए था। ऐसे जाने से वो लार्जर चीज ठीक नहीं थी। और वो हो सकता है कि अखिलेश यादव नहीं जाते, फोन पे ही बात हो जाती कि इस तरह की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसका एक और अभी भाई ध्यान कर लीजिए, 100% जब ये दोनों लोग गए हैं, तनुज पूनिया और जो इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, ये बिना शीर्ष नेतृत्व के हामी के नहीं जा सकते हैं। ये संभव ही नहीं है कि इन लोगों की इतनी हैसियत हो कि ऐसे ही घूमने चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, ये मायावती के यहाँ जा रहे हैं तो ये कोई आज की तारीख में, मैं अभय जी और डॉक्टर कमल, आप लोग इतने साल साथ काम किए हैं, आप जब इनके घर जाते हैं, ये आपके यहाँ आते हैं, आप इनके ऑफिस जाते हैं तो फोन करके आप पूछते हैं कि मैं आ रहा हूं, आप इस समय हैं? आप ऐसे कहीं किसी के घर जाते हैं? ये जब वहां गए हैं तो मायावती के जब ये गए हैं तो पहले से तय बताया गया था। हाँ, इस बीच जब वहां पता लगा है दिल्ली दरबार में, तो मायावती से कहा गया है खबरदार अगर इनको क्या गेट से वापस करो। तो मायावती जी ने इनको गेट से वापस किया। ये मैं मानने ही को नहीं तैयार हूं कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे दिन में 3 बजे, इनको एकदम से मायावती प्रेम याद आया और ये मायावती के दरवाजे पे चले गए और वहां पे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मिल सकती है। ये दिल्ली से वो हुआ है, दिल्ली दरबार ने कहा है कि खबरदार मिलने की कोशिश। तो ये लार्जर चीज है, लेकिन उसको जैसा अबे भाई मैं बिल्कुल मानता हूं, इसको बेहतर ढंग से, और ये याद रखिएगा, वो जो एक व्यक्ति था जिसने इंडिया गठबंधन बनाया था, उसका नाम नीतीश कुमार था। वो हर एक के दरवाजे गया था। वो आज की तारीख में कहाँ है और क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन वो हर एक के दरवाजे और कांग्रेस ने भेजा था उनको, कांग्रेस ने अपने दूत के रूप में भेजा था सब जगह उनको जी। और वो हर एक के दरवाजे पे गए थे, हर एक के दरवाजे पे, तब बना था इंडिया गठबंधन। जी जी। आज की अपनी चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार।